हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार, आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूपी टीएसटी पीएचटी एलटी ग्रेड कृषि की जो सीरीज चल रही थी दोस्तों, उसका पार्ट 2, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग देखेंगे टीएचटी पीएचटी एलटी ग्रेड से जुड़े हुए उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स टीएचटी पीएचटी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि इस सीरीज को वो अवश्य अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि अभी क्लासें रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। ये क्लासें 25 जून से दोस्तों रेगुलर चलेंगी और अभी काफ़ी गैप के बाद आप लोगों को क्लासें देखने को मिल रही हैं। फिर भी आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग, मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों एग्री नॉलेज प्लस के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग चैनल को जुड़ सकते हैं चैनल से, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे जाके एग्री नॉलेज प्लस सर्च करेंगे, वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको जो भी क्लासें जब होंगी आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी और आप लोग अपनी क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जोड़ा असंगत है? एक साइड में दोस्तों फसल दी गई है और एक साइड में बीज दर किलोग्राम पर हेक्टेयर दिया गया है। आप लोगों को बताना है इसमें से क्या असंगत है। चना जिसकी बीज दर दी गई है 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, तिल 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सरसों 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर और सूरजमुखी 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। असंगत आप लोगों को बताना है, जो कि सही नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चना में जो बीज दर होती है वो 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये बिल्कुल सही है। तिल की 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। सरसों की बात करें दोस्तों, तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि सरसों के लिए जो बीज दर होती है दोस्तों वो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सरसों के लिए जो बीज दर होती है 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे असंगत दिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, सी, थर्ड नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और सूरजमुखी की जो बीज दर है 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असंगत क्या है? सरसों है। यदि सरसों को मिक्स्ड क्रॉप में उगाया जाता है तो दोस्तों इसके लिए 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही पर्याप्त होती है इसका बीज जो। ठीक है, यदि मिक्स क्रॉप में उगाया जाता है यानी किसी फसल के साथ में, तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर सरसों को सिर्फ ऐसे ही बोया जाता है तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। तो आइए इसी के साथ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों, ये जो सेशन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कृपया करके लास्ट तक आप लोगों को क्लास अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? फसल रोग, एक साइड में फसल है एक साइड में रोग है। उड़द में स्टेराटी मोज़ेक, सोयाबीन में पीला मोज़ेक और सरसों में अल्टरनेरिया झुलसा। ठीक है, मूंगफली में फली सड़न। आप लोगों को दोस्तों बताना है इसमें क्या जो है असंगत दिया गया है। उड़द में दोस्तों स्टडी मोज़ेक दिया गया है, सोयाबीन में पीला मोज़ेक यानी कि येलो मोज़ेक, और इसमें अल्टरनेरिया झुलसा दिया है, और मूंगफली में फली सड़न। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेराटी मोज़ेक जो होता है, स्टेराटी मोज़ेक जो होता है दोस्तों वो किस में लगता है? अरहर में, यानी कि पिजन पी में। स्टेराटी मोज़ेक जो होता है दोस्तों वो किस में लगता है? पिजन पी में। अरहर में। ठीक है, तो यहाँ पे उड़द में दिया गया है स्टेराटी मोज़ेक, इसलिए यही दोस्तों क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा? ये असंगत होगा, यानी कि फर्स्ट वाला जो है ये जोड़ा असंगत है, बाकी सभी यहाँ पे सही हैं। आइए आप लोगों को बताते हैं स्टेराटी मोज़ेक के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को इमेज के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे।
देखते हैं, इसका इमेज भी दोस्तों यहाँ पे लगाया गया है। ये आप लोग देख पा रहे हैं अरहर का एक पौधा है और उसमें विभिन्न विभिन्न कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई हैं। भिन्न भिन्न कंडीशनें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पत्ती पीले रंग की हो गई, यहाँ पे पत्तियाँ बिल्कुल छोटी हो गई हैं सिकुड़कर बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियाँ यहाँ पे हो गई हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो पुष्प निकले भी हैं, 2-4 पुष्प अगर निकलते भी हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल बेकार पुष्प हो जाते हैं, यानी कि इसमें जो नर और मादा भाग होते हैं वो दोस्तों डेवलप नहीं हो पाते हैं और अंततः क्या होता है, ये पुष्प सूख जाते हैं। वायरस से प्रभावित अगर पौधा है तो ये अगर पुष्प निकलते भी हैं तो ये सूख जाते हैं, जिससे कि पौधा क्या हो जाता है, बांझ रह जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक ये जो फिगर दिखाया गया है, ये यहाँ पे ये वायरस का फिगर है दोस्तों। ये फिगर जो इस साइड में दोस्तों दिखाया गया है, ये आप लोगों को ये वायरस का फिगर है और यहाँ पे प्रभावित पौधा है आप लोगों को ये दिखाया गया है। तो इसका जो मतलब कारण होता है दोस्तों, इसके वायरस का जो नाम होता है वो क्या है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिजन पी स्टेलेटी मोज़ेक वायरस, स्टेलेटी मोज़ेक वायरस, पिजन पी स्टेलेटी मोज़ेक वायरस। कभी कभी दोस्तों ये लिख के आता है PPSMB, पिजन पी स्टेलेटी मोज़ेक वायरस। ये जो होता है दोस्तों, ये अरहर के पौधे में यानी कि SMD, स्टेलेटी मोज़ेक डिजीज़ इन पिजन पी के लिए उत्तरदायी होता है। पिजन पी के लिए SMD डिजीज़ जो होती है दोस्तों, स्टेलेटी मोज़ेक डिजीज़ जो होती है पिजन पी में, उसके लिए जो उत्तरदायी वायरस है वो कौन सा है दोस्तों, पिजन पी स्टेलेटी मोज़ेक वायरस यानी कि PPSMB। आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका जो जीनस है दोस्तों, इस वायरस का जो जीनस दोस्तों है वो कौन सा है, इमरा वायरस। अगर वायरस का नाम पूछा जा रहा है तो आप लोग बताना है इमरा वायरस जो होता है इसका ये जीनस है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अरहर में बांझपन यानी कि SMD के लिए उत्तरदायी जो वायरस है कौन सा है दोस्तों, पिजन पी स्टेलेटी मोज़ेक वायरस, जिसका जीनस क्या है, इमरा वायरस। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट रहे हैं, वो भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ये जो SMD वायरस होता है, इसी को अरहर में ग्रीन प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा दोस्तों ग्रीन प्लेग इसलिए कहा गया क्योंकि संक्रमित पौधे जो होते हैं उनमें फूलों का विकास नहीं हो पाता है और अंततः क्या होता है, पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पत्तियां छोटी रह जाती हैं और पौधा क्या होता है, बांझ रह जाता है। आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ग्रीन प्लेग दोस्तों SMD वायरस को ही कहा जाता है, यानी कि ये जो डिजीज होती है दोस्तों SMD अरहर में, इसी को ग्रीन प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के अंतर्गत विकास की मूल इकाई है गांव, सामुदायिक विकासखंड, परिवार या जनपद। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम जो चला था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोस्तों 1978 में लॉन्च हुआ था दोस्तों, ये 1978 में, और इम्प्लीमेंट जो हुआ था दोस्तों, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1980 में। तो आप लोगों को सत्र ध्यान रखना है, 1978 में लॉन्च होता है और इम्प्लीमेंट होता है 1980 में। और इसके अंतर्गत जो मूल इकाई रखी गई थी दोस्तों, परिवार रखी गई थी। क्या रखी गई थी, परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग के लोग थे दोस्तों, उसमें कौशल को विकसित करना और रोजगार को प्रदान करना इस कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य था। आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें जो मूल इकाई थी वो एक फैमिली रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सत्र आप लोग याद रखेंगे और इसकी मूल इकाई आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। निम्न में कौन सी एक मृदा रक्षक फसल नहीं है, मूंगफली, लूसन, शकरकंद,
सरसों। दोस्तों आप लोग को बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। मृदा रक्षक फसलें वो कौन सी फसलें होती हैं जो मृदा को यानी कि मृदा अपरदन से मृदा की रक्षा करती हैं, उन्हीं को मृदा रक्षक फसलें कहा जाता है। यानी कि मृदा अपरदन के अंतर्गत दोस्तों चाहे वायवीय कारक हो या जलीय कारक हो, कोई भी कारक हो जो रक्षा करती हैं फसलें मृदा के कटाव को, उन्हीं को दोस्तों क्या कहा जाता है, मृदा रक्षक फसलें कहा जाता है। तो आप लोग बताना है इस पर राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सरसों। सरसों जो है दोस्तों, कुछ लोग सी दे रहे हैं, तो ये सी आंसर जो है ये दोस्तों सही नहीं है। शकरकंद जो होता है, इसकी लताएँ जो होती हैं वो मृदा के कटाव को काफ़ी हद तक कम करती हैं। वहीं पर लूसन की बात की जाए तो ये भी मृदा कटाव को कम करता है। मूंगफली तो वैसे भी मृदा कटाव यानी मृदा अपरदन को रोकता है। सरसों जो है दोस्तों ये मृदा अपरदन को रोकती नहीं है। ठीक है, आइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृदा रक्षक फसल नहीं है। सरसों जो है दोस्तों ये मृदा रक्षक फसल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पानी पौधे का संपूर्ण पोषण है नामक सुझाव किसने दिया था। रॉबर्ट बोयल, जॉन वुडवर्ड, जे.आर. ग्लेबर और जे.बी. हेलमोंट। दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को एक ही तरह के मिलेंगे। आइए आप लोगों को उनकी बारीकियाँ हम बताते हैं और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पानी पौधे का संपूर्ण पोषण है और एक दोस्तों होता है पानी पौधे का मुख्य पोषक है। ये दो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, लेकिन संपूर्ण पोषण की जब बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जे.बी. हेलमोंट। क्या होगा दोस्तों, जे.बी. हेलमोंट। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। जे.बी. हेलमोंट जो होंगे दोस्तों, इन्होंने ही सुझाव दिया था पानी पौधे का संपूर्ण पोषण है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पानी पौधे का मुख्य, अभी मैंने इसकी बात की थी, पानी पौधे का मुख्य पोषण है दोस्तों, वो क्वेश्चन वहाँ पे ये था। यहाँ पे है पानी पौधे का मुख्य पोषक है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन आसपास रखे गए हैं जिससे कि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। यहाँ पे पूछा गया पानी पौधे का मुख्य पोषक है नामक सुझाव किसने दिया। पेट्रो डी क्रेसेंजी, जे.बी. हेलमोंट, फ्रांसिस बेकन, जेथरो टूल। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा फ्रांसिस बेकन। पानी पौधे का मुख्य पोषक है, ये सुझाव जो था दोस्तों फ्रांसिस बेकन के द्वारा दिया गया था। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाला मृदा समूह है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी दोस्तों, बिल्कुल सही। भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाले मृदा समूह में प्रथम स्थान किसका है, जलोढ़ मिट्टी का। किसका है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी ये लगभग 43.4% भाग पे दोस्तों ये पाई जाती है। दूसरे नंबर पे बात करें, ये पहला स्थान है जलोढ़ मिट्टी का। दूसरे नंबर पे स्थान है काली मिट्टी का, काली मिट्टी। तीसरा स्थान है लाल मिट्टी और चौथे नंबर पे दोस्तों कौन सी आती है, लेटेराइट मिट्टी। कभी कभी ये कर्म भी लगाने को आ जाता है। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल जो है वो मृदा समूह में सर्वाधिक भारत में पाया जाता है। मिट्टी में ताप प्रवाह यानी कि हीट फ्लो इसके द्वारा होता है। विकिरण, चालन, संवहन या जल संचालन। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा चालन। चालन में दोस्तों क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे एक स्टॉल होता है, मान लीजिए एक चाय का स्टॉल है, यहाँ पे काफ़ी की जो प्लेटें हैं दोस्तों यहाँ पे लगी हुई हैं, कप प्लेट यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पे दोस्तों व्यक्ति खड़े हुए हैं, इससे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, दूसरा ये व्यक्ति है, तीसरा ये व्यक्ति है, चौथा ये है
तो ये बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं, यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है कॉफ़ी का, ठीक है। यहाँ से कॉफ़ी क्या होती है, इस व्यक्ति के द्वारा उठाई जाती है और ये कॉफ़ी की प्लेट दूसरे व्यक्ति को दे देता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, तीसरे व्यक्ति को दे देता है। इस प्रकार से जो ये संचालन हो रहा है कप प्लेट कॉफ़ी प्लेट का दोस्तों, यही क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। इसी प्रकार मृदा कणों में क्या होता है दोस्तों, मृदा कणों में एक ऊपरी कण जो होते हैं दोस्तों, वो टेम्परेचर के कण क्या होते हैं, हीट होते हैं, यानी कि गर्म होते हैं, और वे अपने आसपास के कणों को क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी प्रकार दूसरा कण तीसरे को, तीसरा कण चौथे को, इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, मृदा में हीट फ्लो होता है, यानी कि ताप प्रवाह होता है। इसी को क्या कहा जाता है, चालन कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चालन। किस देश में फास्फोरस के सर्वाधिक भंडार हैं, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, रूस और भारत। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। फास्फोरस के सर्वाधिक भंडार पूछे गए हैं। जो लोग ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोरक्को। मोरक्को की राजधानी क्या क्या है दोस्तों, मोरक्को की राजधानी यानी कैपिटल जो है रबात, क्या है, रबात। और ये पड़ता कहाँ पे, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में पड़ने वाला एक देश है दोस्तों, जिसकी राजधानी क्या है, रबात है। और यहीं पे फास्फोरस के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताना है फास्फोरस के उत्पादन और उपभोग में भारत का क्या स्थान है। यहाँ पे भारत के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, उत्पादन उपभोग फास्फोरस P2O5, नाइट्रोजन और पोटास। सबसे पहले आप लोगों को बताना है भारत में फास्फोरस के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों फास्फोरस के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है और उपभोग में दोस्तों दूसरा स्थान है। नाइट्रोजन की बात की जाए तो उत्पादन और उपभोग दोनों में भारत का दूसरा स्थान है। पोटास की बात की जाए तो पोटास के उपभोग में तो भारत का दूसरा स्थान है। सॉरी, उत्पादन भारत में बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि जीरो है, और उपभोग जो है, उपभोग में दूसरा स्थान है। पोटास जो है, पोटास एक ऐसी उर्वरक है जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता है, लेकिन उपभोग की बात की जाए तो उपभोग में इसका दूसरा स्थान है। फास्फोरस के उत्पादन में तीसरा, उपभोग में दूसरा है। नाइट्रोजन के उत्पादन उपभोग दोनों में दूसरा है। पोटास का उत्पादन भारत में नहीं होता है, लेकिन उपभोग में इसका दूसरा स्थान है। आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने में लाल सड़न जिसे रेड रॉट कहते हैं, शुगर केन रेड रॉट, शुगर केन रेड रॉट डिजीज, रेड रॉट, शुगर केन में जो रेड रॉट डिजीज होती है, पूछा गया है किसके कारण होती है। कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम, फ्यूजेरियम उडम, माइक्रोफोमिना फेजियोलाई या कोलिफसेप्स फ्यूजीफार्मिस। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। गन्ने में जो शुगर केन में रेड रॉट डिजीज लगती है उसका क्या कारण है। कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम, फ्यूजेरियम उडम, माइक्रोफोमिना फेजियोलाई या कोलिफसेप्स फ्यूजीफार्मिस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा, ए। कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम जो होता है ये गन्ने में लाल सड़न के लिए जिम्मेदार एक क्या होता है, फंगस होता है। वहीं पे बात की जाए फ्यूजेरियम उडम की। फ्यूजेरियम उडम जो होता है दोस्तों अरहर में उकठा यानी कि विल्ट डिजीज जो होती है, अरहर में विल्ट डिजीज के लिए जिम्मेदार क्या है, फ्यूजेरियम उडम है। माइक्रोफोमिना फेजियोलाई ये दोस्तों चारकोल डिजीज होती है सोयाबीन में। सोयाबीन में चारकोल डिजीज जो होती है, चारकोल सड़न के लिए जिम्मेदार क्या है, माइक्रोफोमिना फेजियोलाई।
कोलियोसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस की बात की जाए तो ये बाजरे में जो अर्गट डिजीज होती है दोस्तों, बाजरा में अर्गट डिजीज के लिए कोलियोसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस जिम्मेदार है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, गन्ने में लाल सड़न के लिए जिम्मेदार क्या है? कोलेटोट्राइकम फाल्गेटम है। अरहर में विल्ट डिजीज के लिए जिम्मेदार फ्यूजेरियम ओडम है। सोयाबीन में चारकोल यानी कि चारकोल सड़न के लिए दोस्तों जिम्मेदार क्या है? माइक्रोफोमिना फिजुलाई। बाजरे में अर्गट डिजीज की बात की जाए तो कोलियोसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्रोटोविना है खनिज, सेल, मिट्टी पदार्थ पर विष्ठा से भरा हुआ पशु बिल यानी कि एनिमल्स जो फरों पाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? जी बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा क्रोटोविना जो होता है वो मिट्टी पदार्थ पर विष्ठा से भरा हुआ क्या होता है? पशु बिल होता है। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? क्रोटोविना। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह आपकी टेस्टी में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 एकड़ मृदा का 6 इंच तक की गहराई तक कितना वजन होता है? यदि 1 एकड़ मृदा की 6 इंच तक की गहराई तक की ये मृदा उठाई जाए तो उसका वजन यहाँ पे पूछा गया कितना होता है? 2.25 इंटू 10⁶ किलोग्राम, 2 इंटू 10⁶ किलोग्राम, यहाँ पे 6 छूट गया है दोस्तों, 2 इंटू 10⁶ LB, और डी है 2.25 इंटू 10⁶ LB। आप लोग बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, आप लोगों को बताते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों को हम बता दें 2 इंटू 10⁶ LB। सबसे पहले आप लोगों को बता दें LB क्या होता है। LB को ही पाउंड कहा जाता है। LB को क्या कहा जाता है दोस्तों? पाउंड कहा जाता है। ये एक रोमन यूनिट है। LB जो है ये क्या है? रोमन यूनिट है वेट की, ठीक है। और ये जो होता है LB का जो पूरा नाम होता है लिब्रा, फुल फॉर्म जो होता है LB का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्या होता है? लिब्रा बैलेंस स्केल। लिब्रा बैलेंस स्केल क्या होता है? LB का पूरा नाम होता है लिब्रा बैलेंस स्केल। ये जो होता है इसी को क्या कहा जाता है? पाउंड कहा जाता है, अथवा पाउंड, इसी को पाउंड कहा जाता है। और 1 पाउंड में 0.454 ग्राम होते हैं, यानी कि 454 ग्राम होते हैं 1 पाउंड में। यदि 2 इंटू 10⁶ LB को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 0.054 ग्राम से तो इसका वेट जो है वो किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁶ LB। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रेशा पौधों के पुनरुत्पादित यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के हिस्से से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रेशा जो है पौधे के पुनरुत्पादित यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट या हिस्से से प्राप्त होता है? कपास, जूट, सनहिम या जई। आप लोगों को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? कपास। आप लोगों ने देखा है कि कपास का जो बॉल होता है, बॉल से ही क्या प्राप्त होता है? कॉटन प्राप्त होता है। और कपास का बॉल जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? कपास के पौधे का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसीलिए दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, जो कि कपास के पौधे के गूलर से प्राप्त होता है, ठीक है। और ये पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। आइए, क्योंकि इसी में दोस्तों कपास के बीज भी पाए जाते हैं और इसी में पुष्प पाया जाता है और उसी पुष्प से क्या निकलता है? कॉटन निकलता है।
आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नींबू में पत्तियों पर छिड़काव के लिए जो यूरिया उपयोग में लेते हैं उसमें बाईयूरेट की मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बाईयूरेट यूरिया में पूछा गया है दोस्तों कि जो हम लोग नाइट्रोजन यूज करते हैं, यूरिया का उपयोग में लेते हैं, उसमें बाईयूरेट की मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों बाईयूरेट होता क्या है। यूरिया के जो मान लीजिए आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, यूरिया के 2 अणुओं से आश्रित उत्पाद जो अनेक पौधों के लिए हानिकारक होता है। यूरिया के 2 अणुओं से आश्रित उत्पाद जो अनेक पौधों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, उसी को बाईयूरेट कहा जाता है। इसके लिए जो मात्रा संशोधित की गई है वो फोलियर स्प्रे के लिए यानी कि फोलेज स्प्रे के लिए यानी पत्तियों पर छिड़काव के लिए, पत्तियों पर जो बाईयूरेट यूरिया छिड़की जाती है दोस्तों, पत्तियों पर छिड़काव के लिए इसकी मात्रा जो है बाईयूरेट की यूरिया में 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए, से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ऐसे जो हम लोग खेतों में इसे डालते हैं उसमें जो इसकी मात्रा है 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। खेत में दाने के रूप में जो छिड़काव होता है, दाने के रूप में जो छिड़काव होता है यानी खेत में जो यूरिया डाली जाती है, छिड़काव होता है, उसमें बाईयूरेट 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और व्यापारिक यूरिया में दोस्तों बात की जाए तो वैसे इसका जो परसेंटेज होता है वो 1.2% के करीब में होता है। 1.2% के करीब में व्यापारिक यूरिया में जो इसका परसेंटेज पाया जाता है बाईयूरेट का वो होता है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जो पत्तियों पर छिड़काव करना है नींबू की, उसमें बाईयूरेट की मात्रा 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मृदा उर्वरता एवं उर्वरक पुस्तक के लेखक बताना यहाँ पे कौन है। एनसी ब्रैडी, टिस्डेल एडॉल, एम रॉय, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा टिस्डेल एडॉल। मृदा उर्वरता एवं उर्वरक पुस्तक के लेखक कौन है, टिस्डेल एट ऑल। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूजी फ्लाई परजीवी है, रेशम कीट का, मधुमक्खी का, लाख कीट का, चींटी का। यूजी फ्लाई के बारे में बताना है। यूजी फ्लाई जो होता है दोस्तों, इसी को एक्सोरेस्टा बॉम्बाइसिस लुइस के नाम से जाना जाता है। एक्सोरेस्टा बॉम्बाइसिस लुइस। एक्सोरेस्टा बॉम्बाइसिस लुइस को ही यूजी फ्लाई के नाम से जाना जाता है। ये एक परजीवी कीट होता है। ये एक परजीवी है, किसका, रेशम कीट का। परजीवी है रेशम कीट यानी कि सिल्क वार्म का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेशम कीट। आइए इमेज के माध्यम से समझते हैं ये किस प्रकार से इस पे एक परजीवी के रूप में अपना जीवन एक्सपेंड करता है।
ये दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, ये यूजी फ्लाई है। ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यूजी फ्लाई का इमेज दिया गया है। ये इस प्रकार से दोस्तों प्रभावित करती है। और यहाँ पे आप लोग छोटे छोटे देख पा रहे हैं, ये इस भाग में, इसमें ये जो छोटे छोटे काले रंग के आपको छोटे से निशान दिख रहे हैं, ये इसके एग हैं। यानी कि ये अपने एग जो होती है, इसी के जो लार्वा होता है दोस्तों रेशम कीट का, उसी के लार्वे पे अपने एग देती है। और यहीं पे ये एग जो होते हैं डेवलप होते हैं, और इसके जो परजीवी होते हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो यूजी फ्लाई जो है, ये एक परजीवी कीट किसका होता है? ये रेशम कीट का, यानी कि सिल्क वार्म का एक परजीवी कीट होता है, यानी कि इंसेक्ट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यूजी फ्लाई जो है एक परजीवी है किसका? रेशम कीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास 120 किस राज्य के लिए संस्तुत की गई अरहर की शीघ्र पकने वाली किस्म है? UPAS 120 किस राज्य के लिए संस्तुत की गई अरहर की शीघ्र पकने वाली किस्म है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। उपास जो है 120 ये उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत की गई अरहर की शीघ्र पकने वाली किस्म है। किसके लिए रिकमेंडेड है? ये उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत की गई अरहर की शीघ्र पकने वाली किस्म है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होगा? 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रबी की ज़्यादातर जो क्रॉप होती हैं वो किस पे विकास करती हैं? 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे विकास करती हैं। और गेहूं के विकास की बात की जाए तो गेहूं के अंकुरण के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेवलपमेंट की बात की जाए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो उसका पौधा होता है वो पककर तैयार होता है। यही टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, यानी कि करीब में दोस्तों अब की बार जो टेम्परेचर था वो करीब में 35 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब में चला गया था। तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा बताया गया था गेहूं की पैदावार जो भारत में हुई काफ़ी कम हुई। तो इसके बारे में बताया गया कि हीट वेव के कारण गेहूं की पैदावार में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। हीट वेव क्या होता है दोस्तों? जब टेम्परेचर एक निर्धारित टेम्परेचर से अधिक हो जाता है तब क्या होता है, गेहूं के उत्पादन में दोस्तों गेहूं की बालियाँ होती हैं वो शीघ्रता से सूख जाती हैं। वो मतलब ऐसे होता है, टेम्परेचर अगर नॉर्मल होगा तो बालियाँ धीरे धीरे पककर तैयार होंगी, लेकिन अगर टेम्परेचर अधिक हो गया तो बालियाँ क्या होती हैं, शीघ्रता से पककर सूख जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, दानों का वेट कम हो जाता है, यानी दाने सिकुड़ जाते हैं और दानों का वेट कम हो जाता है, जिससे कि उत्पादन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो हीट वेव जो था दोस्तों अब की बार इसी वर्ष में काफ़ी चर्चा में बना हुआ था, जो कि गेहूँ की कम पैदावार के लिए एक जिम्मेदार कारक है। ठीक है, तो रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होता है? 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टिक्का रोग जो होता है किस फसल से संबंधित है? चना, मूंगफली, मटर, जौ। काफ़ी चर्चित नाम है ये, आप लोग बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो रोग कारक होता है सर्कोस्पोरा, आर्चिडिकोला, सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला जो होता है ये कारक है टिक्का रोग का, और ये होती किस में है? मूंगफली में। टिक्का जो होती है दोस्तों ये मूंगफली में होती है। मूंगफली की पत्तियों में आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे स्पॉट बन जाते हैं ब्राउन कलर के, यही होते हैं टिक्का डिजीज़ इन मूंगफली में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भाकालीन आहार देना चाहिए? 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद या 8 माह बाद? गर्भाकालीन आहार की बात की गई, यानी गर्भ रक्षा के लिए जो आहार दिया जाता है एक्स्ट्रा, वो गाभिन गाय को कितने माह बाद देना प्रारंभ कर देना चाहिए? दोस्तों ये 6 माह बाद देना प्रारंभ कर देना चाहिए। गर्भाकालीन जो आहार होता है
ये 6 माह बाद देना प्रारंभ कर देना चाहिए। और इसकी मात्रा जो है आधा से 1 किलोग्राम बढ़ाकर देना चाहिए। और जैसे जैसे समय करीब जाता है वैसे वैसे दोस्तों इसकी मात्रा बढ़ाकर 1 से 2 किलोग्राम कर देनी चाहिए। 1 से 2 किलोग्राम, जैसे जैसे ब्याज की ओर बढ़ती हैं वैसे वैसे इसकी मात्रा 1 से 2 किलोग्राम कर देनी चाहिए। तो 6 माह बाद आधा से 1 किलोग्राम, उसके बाद जैसे जैसे करीब यानी 9 माह के करीब जैसे पहुंचता है वह गाय पहुंचती है वैसे ही इसकी मात्रा बढ़ाकर 1 से 2 किलोग्राम कर देनी चाहिए। ये जो मात्रा होती है ये पशुओं को गर्भ की रक्षा के लिए अतिरिक्त आहार के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है? तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है? कटुआ कीट, फल चूसक शलभ या दीमक तिलचट्टा? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फल चूसक शलभ। क्या होगा? फल चूसक शलभ जो होते हैं दोस्तों, इसके नियंत्रण के लिए तरल विष प्रलोभिका का प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश कौन है? चीन, अमेरिका, रूस, भारत? आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश चीन, अमेरिका, रूस, भारत? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत। ज़्यादातर लोग इसका आंसर चीन या अमेरिका बताएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों होगा क्या होगा? भारत होगा। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश कौन है? भारत है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपर्दित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? अनाज वाली फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, उपरोक्त सभी? आप लोगों को बताना है जो अपर्दित मृदा होती है, ठीक है, उसमें किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? अनाज वाली फसलें, दलहनी या तिलहनी फसलें या उपरोक्त सभी? जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, जिन क्षेत्रों में मृदा का अपरदन अधिक होता है उन क्षेत्रों में कौन सी फसलें लेना लाभदायक होता है? दलहनी फसलें। कौन सी फसलें? दलहनी फसलें अपर्दित क्षेत्र में लेना अधिक लाभदायक होता है, जो क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं वो मृदा कटाव को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलहनी फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जौ की छिलका रहित किस्म है? रेखा, HB1, केदार, डोलमा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डोलमा। डोलमा जो है ये जौ की एक छिलका रहित किस्म है। केदार की बात करें तो ये चारा, केदार जो है, केदार चारा व दाने के लिए, दाने के लिए एक उपयुक्त किस्म है, उपयुक्त किस्म है। दूसरे नंबर पे बात की जाए रेखा की, रेखा जो है ये किस्म जो है जौ की दोस्तों, ये माल्ट के लिए, ये उच्च गुणवत्ता वाले माल्ट के लिए काफ़ी उपयोगी है। HB1 के बारे में दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे। HB1 जो है प्रथम जौ की प्रथम संकर किस्म है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, निम्नलिखित में जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है? डोलमा है। केदार जो है चारे और दाने के लिए उपयुक्त किस्म है। रेखा की बात की जाए तो ये उच्च गुणवत्ता वाले माल्ट के लिए एक महत्वपूर्ण किस्म है। HB1 की बात की जाए दोस्तों तो ये जौ की प्रथम संकर किस्म है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में ट्रैप फसल कौन सी है? सनई, भिंडी, बाजरा, मक्का? आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ट्रैप फसलें वे फसलें होती हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों से मुख्य फसल की रक्षा करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो भिंडी हो जाएगा। भिंडी जो होती है कपास की,
भिंडी जो होती है, भिंडी कपास की लाल सुंडी, लाल सुंडी के नियंत्रण के लिए कपास के खेत के चारों ओर ट्रैप क्रॉप के रूप में उगाई जाती है। भिंडी जो होती है, कपास में लाल सुंडी का प्रकोप आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा होता है। इसके नियंत्रण के लिए कपास के खेत के चारों ओर ट्रैप क्रॉप के रूप में उगाई जाती है, जिससे कि क्या होती है, कपास की जो मुख्य फसल है वो प्रभावित नहीं होती और जो इसके इंसेक्ट होते हैं वो भिंडी को ही प्रभावित, यानी कि भिंडी की क्रॉप को जो होती है उसी को प्रभावित करते हैं और अपना जो पूरा जीवन चक्र है वो उसी पे स्पेंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। यदि सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे ऐसा कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है जो कि आप लोगों को पेड क्लास में मिलता है, लेकिन हम आपको बिल्कुल निःशुल्क में ये कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। और आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आप लोग एग्री नॉलेज प्लस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर एक निश्चित समय के बाद क्विज आरंभ की जाएगी और जो आगामी क्लासें होंगी उनकी सूचना भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दी जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल एग्री नॉलेज प्लस, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पे जाके एग्री नॉलेज प्लस सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे की सूचनाएं जो हैं आप लोगों को मिलती रहेंगी और यदि क्विज है या फिर कोई एग्जाम संबंधित इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।